अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 7 जून को ईद वाले दिन एक लड़की जिसका नाम है साइमा, इसका शौहर मुदस्सिर सुबह 7:30 पर ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाता है। मस्जिद जाकर नमाज अदा की और फिर मस्जिद से वापस घर आया। जब मुदस्सिर वापस घर आया तो देखा कि साला घर आया हुआ है। उठा, उसको ईद मिला और फिर ये साला अपने बहनोई को अपनी बहन की जिंदगी का एक बड़ा अहम राज बताता है, जिसे पहले तो खामोशी के साथ शौहर ने सुना और जब राज खत्म हुआ तो फिर पागल हो गया कि ये क्या बात मुझे बता दी। उसके बाद साला और शौहर मिलकर साइमा के गले में उसी का दुपट्टा डालते हैं, गला दबाते हैं और उसको मार देते हैं। अब कातिल कौन हुआ? सगा भाई और इसका शौहर। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो राज क्या था जो साले ने अपने बहनोई को अपनी बहन का बताया? भाई ने अपनी बहन का राज ही क्यों बताया, और वो भी उसी के शौहर को? अमूमी तौर पर तो राजों को छुपाया जाता है, भाई बहनों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं। ये राज और किस किस को पता था? इस राज की हकीकत कितनी थी और ईद वाले दिन ही ये राज क्यों बताया गया? ये वकुआ पेश आया तोबा टेक सिंह में। मुझ तक ये खबर आई तो मैंने हमेशा की तरह सबसे पहले खबर की तस्दीक की, एड्रेस मालूम किया और तोबा टेक सिंह के उस गांव और उस घर में मैं गई जहां पर ये वकुआ हुआ। साइमा के वालिदैन से भी मुलाकात की और मुल्जिम शौहर के वालिदैन से भी मुलाकात की। दोनों ने मुझे अलग अलग अंदाज में अपने मसले मसाइल इस लड़की से रिलेटेड सुनाए। दुख इस बात पर हुआ कि जब ससुराल से मैंने गुफ्तगू की तो खसूसी तौर पर सास का अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा था जिसे देखकर मैं बोलने पर मजबूर हो गई। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ तमाम डिटेल्स बताती हूँ। तोबा टेक सिंह की एक तहसील है जिसका नाम है कमालिया। कमालिया का ये एक निजी गांव था जहां पर ये वकुआ पेश आया। फैमिली रहती है इस गांव में जिसके सरबरा का नाम है इशफाक अहमद। इशफाक अहमद की बीवी का नाम है सुगरा बीबी। इनके 2 बच्चे हैं। बेटी बड़ी है, साइमा नाम है, और बेटा छोटा है, नदीम नाम है। इशफाक जब साइमा बड़ी होती है तो उसकी शादी, यानी कि वालिद उसकी शादी कर देते हैं एक मुदस्सिर नाम के लड़के के साथ। मुदस्सिर का जरा बैकग्राउंड सुनिए। मुदस्सिर के जो वालिद साहब हैं उनका नाम है मुख्तार और वालिदा का नाम है फकीरा बीबी। अब ये दोनों घराने आपस में एक बरादरी के हैं, एक गांव के हैं और रिश्तेदारी भी इनकी दूर से मिलती है। जब ये निकाह हुआ, शादी हुई तो ये रिश्तेदारी करीब की पड़ गई। अब जनवरी का महीना होता है और साल होता है 2024 का, जब ये शादी हुई थी, यानी आज से 1.5 साल पहले। इस दौरान अल्लाह ताला ने इनको कोई औलाद अब तक नहीं दी थी। हर हफ्ते, यानी एक हफ्ते में 7 दिन और 7 दिनों में 2 मरतबा ये अपने वालिदैन के पास जाती थी, उनसे मुलाकात करके आती थी। शौहर कहता था कि इतना ज्यादा ना जाया करो, ठीक है, 10 दिन 15 दिन में एक आध दफा चली जाया करो, ज्यादा जाना अच्छी बात नहीं है। अब तुम्हारा ये घर है तो यहाँ पर दिल लगाओ, अच्छा नहीं लगता। साइमा कहती थी नहीं मुदस्सिर, मेरा दिल यहाँ नहीं लगता, मैं अम्मी अब्बू को मिलाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मेरे कपड़े शपड़े भी वहीं से सिलते हैं, तो मैं जब भी जाती हूँ कोई ना कोई काम भी करा। 6 जून को चांद रात होती है। रात के जब 1 बजते हैं तो साइमा के फोन पर बेल बजती है, यानी कॉल आती है। साइमा कॉल की बेल को बंद करती है, मोबाइल उठाती है और आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से घर की छत पे चली गई। जब छत पर गई तो जाके खुशगपियां मारनी शुरू कर दी उसी कॉलर से जो कि फोन कर रहा था। ये समझी कि मेरा शौहर बहुत सुकून से सो रहा है और गहरी नींद सो रहा है, लेकिन शौहर सोया हुआ नहीं था, वो जाग रहा था। आहिस्ता 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 कदम उठाता सीढ़ियां चढ़ा और छत पर इसके पीछे जाके इसको देखने लगा कि ये कर क्या रही है आधी रात को छत पे। तो मोहतरमा कुछ गपियां मार रही थी किसी से फोन पर, मीठी मीठी बातें चल रही थी मुस्कुराहट के साथ। शौहर ने जब तसल्ली की कि हाँ वाकई फोन पर बात कर रही है तो फौरन से इसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और अपने कान पे लगा लिया। जब कान पे लगाया तो आवाज थी लड़के की, जो बड़े धीमे अंदाज में, प्यार भरी आवाज में बातें करता रहा, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये फोन अब साइमा के कान से हट के साइमा के शौहर के कान पे लग गया। वो नहीं जानता था, वो बोलता रहा। मियां बीवी का आपस में खूब झगड़ा, तमाशा, गालम गलोच, बहुत कुछ हुआ। शौहर ने कहा चलो अंदर कमरे में। जब छत से नीचे आए, कमरे में गए तो जाकर कहा कि साइमा मुझे सच सच बता दो, ये करतूत कब से घोल रही हो? कहती है मैं बताती हूँ। इब्रार नाम है इस लड़के का, ये दर्जी है। मेरी वालदा का जो घर है उससे करीबी इनका भी घर है और वहीं पर इनकी दुकान है। मैं कपड़े सिलवाने इसके पास गई थी, वहीं पर ये मुझे अच्छा लगा, इसने मेरा नंबर लिया, मुझे फोन करता था। पहले तो मैं नहीं की मैंने बातें, लेकिन अब मैं इससे बातें करती हूँ क्योंकि मैं अटैच सी हो गई। जब इससे बात ना होती तो मुझे महसूस होता कि आज कॉल नहीं आई इब्रार की,
साइमा ये सच बताओ कि क्या तुम इससे मोहब्बत तो नहीं करती? साइमा ने जवाब दिया कि नहीं, मोहब्बत शोहब्बत मुझे कोई नहीं है। रोज चूंकि फोन पर इससे बात करती हूँ तो मुझे आदत सी हो गई है। इसके अलावा और कोई मामला नहीं है, अटैच सी हो गई हूँ, अच्छी दोस्ती हो गई है। मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा ये समझा रहा हूँ कि जो तुम कर बैठी हो वो कर बैठी हो, खत्म कर दो। अब आइंदा सारी जिंदगी इस लड़के से राब्ता ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। इसके बाद इस दलेर आदमी ने बीवी को माफ कर दिया और रफा दफा कर दिया इस बात को। अब मुदस्सिर चूंकि घर बसाना चाहता था, इस घर को आबाद करना चाहता था, बीवी को रखना चाहता था, तो उसने कॉम्प्रोमाइज किया, जो कि बहुत बड़ा काम है। अगले दिन ईद थी। 7 जून को ईद की नमाज पढ़ने ससुर मुख्तार और शौहर मुदस्सिर दोनों तैयार हुए और मस्जिद चले गए नमाज अदा करने के लिए। मस्जिद से दोनों नमाज पढ़ के जब घर आए तो साइमा नजर नहीं आई। पूछा माँ से, अम्मा साइमा कहाँ है? पता नहीं, यही होगी। इतने में देखा कि सामने नदीम चारपाई पर बैठा हुआ है, यानी कि साला उठा और उसको ईद मिला। उसके बाद पूछा कि साइमा किधर है? उसने भी कहा मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ। पूरे घर में तलाश किया, हर कमरे में साइमा नहीं। नदीम ने अपने वालिदैन को फोन करके कहा कि अम्मी साइमा यहाँ तो नहीं आई हुई? वालिदैन ने कहा यहाँ तो नहीं आई। दोनों तशवीशनाक हालत में हो गए, परेशान हो गए कि गई किधर है ये ईद के दिन, ये क्या बात हो गई। उसके बाद अच्छे से गली में तलाश किया, ढूंढा, साइमा ना मिली। नदीम ने कहा मुदस्सिर से, यार तुम्हारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ साइमा से? तुम्हारी बहन कल रात को 1 बजे फोन पर किसी लड़के से गप्पे शप्पे मार रही थी। मैंने उस पर उसको डांटा, समझाया और वो समझ गई और मान गई थी और उसने कहा था कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। और फिर जब ऊपर झगड़ा हुआ तो हम नीचे आके अपने कमरे में आराम से सो गए। इसको मैंने समझाया, बात खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी दर्जी के साथ, उसी लड़के के साथ भाग गई है। उसके बाद नदीम ने चुप का रोजा तोड़ा और फिर राज बताया। कहा कि मुदस्सिर ये लड़का तो शादी से पहले का राब्ते में है साइमा के साथ। अच्छा, मैंने तो इससे पूछा था तो इसने कहा कि शादी के बाद तेरा राब्ता हुआ है। नहीं, झूठ बोला है इसने। ये लड़का दर्जी है, हमारे घर के बिल्कुल करीब ही रहता है और वहीं पर इसकी दुकान है और ये साइमा से शादी करना चाहता था और साइमा भी इसको पसंद करती थी। हमने शादी इसलिए नहीं की, एक तो फाइनेंशियली तौर पे सेटल नहीं था, दर्जी था, दूसरा हमारी जात बरादरी का नहीं था। तो तुम्हें पता है कि हम बरादरी से बाहर नहीं करते। फिर हमने इसकी शादी वहां नहीं की और साइमा को समझाया तो साइमा तो मान गई थी उस टाइम। यकीनन फिर इसी के साथ गई होगी। ये वो जिंदगी का राज था जो साले ने अपने बहनोई को बताया था और बहनोई को मजीद गुस्सा इस बात पर आया कि मैंने जब कल समझा दिया था, बता दिया था, उस टाइम तो इसने कहा था कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो अब मामला शुरू हुआ है, जबकि ये मामला तो शादी से भी पहले का है। यानी मैं इसकी जिंदगी में बाद में आया, एक मर्द इसकी जिंदगी में पहले का आ चुका था। अब मुदस्सिर ने कहा कि मुझे उसके घर का भी पता है। दोनों गए इब्रार के घर पर और जाकर कहा कि इब्रार कहाँ है। घर वालों ने कहा इब्रार नहीं है और फिर वहीं से कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों ने और घर वालों ने मिलकर एक पंचायत लगाई। इस पंचायत में दोनों को पेश किया गया, इब्रार और साइमा को, और इस पंचायत में ये फैसला किया गया चूंकि साइमा शादीशुदा है तो ये अपने शौहर के पास ही रहेगी और वहीं जाएगी। जो ये कर बैठी है इसको माफी दी जाए। अगर इसने दोबारा गलती की तो फिर कोई माफी नहीं मिलेगी। और साइमा ने इन तमाम बातों का इकरार किया कि आइंदा मैं कभी भी नहीं करूंगी, ये गलती हुई और ये जिंदगी की आखिरी गलती थी। और इसके बाद पंचायत ने इसको इसके शौहर के साथ जाने की इजाजत दी और वो अपने ससुराल में आ गई। अब तारीख है जी 14 जून। 14 जून को सास और ससुर फौतगी पर जाते हैं फैसलाबाद में। अब घर पर अकेली है साइमा, शौहर चला गया अपने काम पर। मुदस्सिर काम उस दिन जल्दी खत्म करके घर जल्दी आ जाता है, यानी रूटीन में जिस टाइम आता है वो घर, उससे पहले घर चला गया। जाकर रैंडमली ऐसे ही मोबाइल पकड़ लिया बीवी का और देखने लग गया तो उसके अंदर मैसेजेस का ढेर और कॉल्स भी बहुत ज्यादा। बहुत आग बगोला हुआ, बहुत गुस्सा आया। फौरन से अपने साले को फोन किया और बुलाया। उसने कहा जल्दी पहुंचो यार घर। नदीम आ गया और आकर कहा कि ये देखो तुम्हारी बहन की करतूत, मैंने पहले भी मना किया, छत पर मना किया, आखिरी दफा माफ कर दें। पंचायत लगी, आखिरी दफा माफ कर दें। उसके बाद समझाता रहा, आखिरी दफा माफ कर दें। ये लड़की बाज नहीं आ रही। मैं घर से बाहर जब भी निकलता हूँ तो मुझे हर कोई गंदी नजरों से देखता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी बीवी भाग गई थी। मैं पता नहीं किस तरह लोगों को फेस कर रहा हूँ, लेकिन ये लड़की फिर बाज नहीं आई। इस पर आगे से नदीम ने कहा कि यार मुझे तो लोग बाहर कहते हैं कि तुम बेगैरत भाई हो। जिसकी बहन घर से भाग जाती है वो गैरतमंद भाई नहीं होता, उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि उससे उसकी इज्जत संभाली नहीं गई। बहनें इज्जत होती हैं। तो यकीन करो मैं भी तंग आ गया हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता मैं। दोनों मिलकर दुपट्टा पकड़ते हैं साइमा का और उसी के गले में यूं बांध के उसको
मार देते हैं गला दबा के और फिर वहां से दोनों मिलकर फरार हो जाते हैं। अब वो सास ससुर जो फैसलाबाद फौतगी पे गए हुए थे, वो फैसलाबाद से जब वापस आए, आके देखा कि बहू बेड के ऊपर पड़ी हुई है, ना हिल जुल रही है, ना बोल रही है, ना उठ रही है। करीब आके देखा कि बहू की तो जान निकल चुकी है। फौरन से पुलिस को कॉल की गई और पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची। ये टोबा टेक सिंह का जो तहसील है वो कमालिया है और थाने का नाम है भूसी पुलिस स्टेशन। नफरी आई, नफरी ने मौका देखा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया और सवाल किया कि इस लड़की के सास ससुर कहाँ हैं? ये सामने खड़े हैं। शौहर कहाँ है? मौके से फरार है। वालदैन कहाँ है? उनको इतला दी है वो रास्ते में, इतने में वालदैन भी आ गए। भाई कहाँ है? वो भी गायब है। तो शौहर और भाई को जब मौके से गायब पाया तो पुलिस को इन पर शक हुआ और शक के बाद पुलिस ने मजीद जब उसी गांव वालों से तफ्तीश की, मालूमात ली, तो सारी कहानी खुलकर आ गई सामने। पुलिस ने फौरन से रेड किया और दोनों को गिरफ्तार किया, यानी शौहर को और भाई को। दोनों मुलजिम गिरफ्तार हो गए। इस केस में मुद्दई लड़की का बाप और भाई नहीं बने। भाई तो वैसे कातिल है, मुलजिम है, लेकिन बाप भी नहीं बना। तो इसमें मुद्दई बनी रियासत, यानी कि पुलिस वाले। अब मैं आपको दोनों घरानों के रवैये बताती हूँ और फिर एंड पर आपको मैं मैसेजेस में दूंगी कि अल्लाह का वास्ता है बस करें। नदीम की हम जब बात करें तो नदीम के वालिद कहते हैं बस जी हुण गल खत्म करो, थोड़ी जिन्नी सजा दे दो ते माफी दो। मेरा मुंडा जेल कट रहा है, थोड़ी जिन्नी सजा दो ते गल खत्म करो। मैंने सवाल किया बेटी का खून भूल भी गए आप? अभी तो ताजा खून है, अभी तो शायद सूखा भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि टी मेरी गई है, किसी दी नहीं, लेकिन पुत्र भी मेरा बर्बाद हो रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ साइमा के वालिद की गुफ्तगू जो मेरी उनसे हुई। अब मैं दूसरी तरफ आती हूँ जहाँ पर हम बात करते हैं ससुराल की। शौहर मुदस्सिर, उसके वालिदैन से भी मेरी गुफ्तगू हुई। तो मुदस्सिर की जो वालिदा हैं, उनका अंदाज गुफ्तगू ये था कि मैंने कहा कि माँ जी क्या समझती हैं आप जो ये इतना बड़ा वकुआ हो गया? तो उन्होंने कहा है केड़ी गल है, गलत काम किया, कुड़ी मार छड़ी ते सुट छड़ी। मैंने कहा क्या? कहती सुट छड़ी। मैंने कहा आपके ख्याल में ये बात ठीक है? तो कोई गल नहीं, बंदे इंज ही कर दे होंदे ने। मैंने सवाल किया कि आपका भी शौहर है, आपके साथ खड़ा है, आपका शौहर अगर आपको मारे तो क्या ये बात ठीक होगी? बंदे तो इंज ही कर देने, तुसी है क्या है? तो आगे से मुझे जवाब दिया मैं केड़ा कोई गलत काम कीता है, जदों मैं गलत काम करांगी ते मेरे नाल भी इंज ही होएगा। ते इंज ओनू नहीं सी करना चाहिए, गलती ओदी है ते जेड़ा गलती करदा है ਉਹ ਫਿਰ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਕਿਰਦਾਰ औरत ਸੀ ਤੇ ਬਦਕਿਰਦਾਰ औरत ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैंने सवाल किया माँ जी तुसी ठेकेदार हो जिंदगी और मौत दे? आगे से सास ने मुझे ये जवाब दिया हाँ जी असी इंज ही करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जाती राय और एक मैसेज देना चाहूंगी तमाम बेटियों के लिए, बहनों के लिए। जो भी औरत, हम औरत का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, वो 16 साल की है, बच्ची है, उम्र में छोटी है, या वो 50 साल की है, या वो 45 साल की है, जो औरत घर से भागती है, यकीन करें तारीख गवाह है 90%, 85% कत्ल हो जाती हैं। किसी की लाश कूड़े के ढेर से, किसी की लाश नहर से, किसी की लाश घर के सेहन से, जो मैंने खुद जा जाके कवर किया, वहां से मिलती है। तमाम लड़कियां कभी भी किसी भी किस्म का गलत कदम ना उठाएं। एक गलत फैसला और एक गलत कदम उठाया हुआ पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद कर देता है। फिर वो गलत कदम जो आप उठा बैठे फिर वो वापस नहीं आता आपके घर में। फिर वो बाहर गया तो गया, घर से भागना और फिर भागकर लड़के से शादी करना, ऐसी तमाम लड़कियां जो हैं, मैं इस हरकत के सख्त खिलाफ हूँ। इस शादी का, इस लव मैरिज का, इस कोर्ट मैरिज का अंजाम मैंने हमेशा लाश की सूरत में पाया। 2 बच्चों के बाद, 3 बच्चों के बाद, 1 बच्चे के बाद, शादी के 20 साल के बाद मैंने खुद कवर किया जा जाके। वो भाई, वो बाप, वो शौहर और वो बेटा, करीबी रिश्ते तो ये है ना आपके, जिनकी औरत घर से भाग जाती है, फिर वो घर से बाहर जब कदम उठाते हैं या घर से बाहर जब जाते हैं तो ये मुआशरा उनको जीने नहीं देता। ये मुआशरा भाई को कहता है ये बेगैरत भाई है, इसकी बहन भाग गई थी। शौहर को कहता है ये तो गैरतमंद बंदा ही नहीं है, वो इसकी तो बीवी काबू में नहीं है, इसने क्या जिंदगी में वक्त गुजारना है, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं है। बाप को कहते हैं ऐसी औलाद पैदा की थी तूने। तो ये तमाम जुमले मर्द नहीं बर्दाश्त करता। अल्लाह ताला ने मर्द को अलग, औरत को अलग खसूसियात के साथ पैदा किया है, तो मर्द ये बातें नहीं बर्दाश्त करता। इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज तो कोई करता ही नहीं। अगर कोई गलती कर रही है, अब मैं फैमिलीज के लिए मैसेज दे रही हूँ, हो गई गलती लड़की से, भाग गई घर से, नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, अब क्या करना है आपने? अब आपने जाके गोली मार देनी है और फिर आपके कलेजे में ठंड पड़नी है? नहीं। अगर कोई लड़की ऐसा कर ले तो आप जिंदगी के ठेकेदार ना बने। मेरा और आपका ठेकेदार अल्लाह ताला है, जिसने पैदा किया और जिसने जान निकालनी है। तो आप जब करते हैं, मारते हैं, तो आप ठेकेदार बन जाते हैं, यानी उसकी जिंदगी
ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جیل، اور جیل کے بعد قبر. تو کیا فائدہ ایسی ٹھیکیداری کا؟ شکریہ.